अब न्यूज़ वेबसाइट कैसे रैंक करता है, इतना तुरंत ऊपर कैसे आ जाता है, मैंने केस स्टडी मैंने किया है, कैसे क्या करते हैं वो लोग। पवित्र जी बताइए कि आप कितना कितना छापते हैं ऐसे मंथली आप। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निखिल स्वाइप पे। दोस्तों मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनको ब्लॉगिंग करते हैं बहुत टाइम हो चुका है और इवेंट ब्लॉगिंग में काफ़ी नाम है उनका, काफ़ी ऐसे कीवर्ड रैंक कराए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे बढ़िया बढ़िया कीवर्ड उन्होंने रैंक कराए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। उनका उनका नाम है पवित्र कुमार। और कभी भी आपने अगर अपने मोबाइल से कोई कोटेशन सर्च की होगी, मोटिवेशन कोट, तो yourselfquotes.com का नाम आपने वहाँ पे जरूर देखा होगा। मैंने जब पर्सनली खुद ने भी जब कई बार मैं सर्च करता हूँ गूगल पे तो भाई की वेबसाइट देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो उनसे आज इंटरव्यू करेंगे हम लोग और उनसे जानेंगे इवेंट ब्लॉगिंग के कुछ सीक्रेट्स के बारे में कि कैसे स्टार्ट करता हूँ, कैसे उससे ढेर सारा पैसा बनाया उन्होंने ये भी जानेंगे, कितना पैसा अभी छाप रहे हैं ये भी जानेंगे उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पवित्र, आपका स्वागत है बहुत बहुत निखिल स्वाइप हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल पे। चलिए कुछ बताइए अपने बारे में, आपने कैसे स्टार्ट की है जर्नी, कैसे आपका मतलब कैसे क्या क्या स्ट्रगल रहा आपकी ज़िंदगी का, कुछ बताइए अपने बारे में। सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइट निखिल भाई। हम लोग शुरू काफ़ी टाइम से एक साथ जुड़े हैं 2014-15 से, और आपके चैनल में मुझे फीचर होने के लिए थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। तो सबसे पहले ऑडियंस में आपको बता दूं कि मेरा नाम है पवित्र कुमार और पिछले 6 से 7 साल से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं। वो भी मेरा जो नीश है वो कोटेशंस नीश है, इवेंट ब्लॉगिंग करता हूं, राइट। और साथ ही साथ अपना एसईओ का भी प्रोग्राम है, सारी चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग, इसी से सारी चीज़ घिरे रहते हैं और इसमें ही काम कर रहे हैं। आप बेसिकली मतलब कहाँ से हैं और कैसे आप इन चीजों में आए, वो थोड़ा सा ओके। ब्रीफ आप। मैं बेसिकली यूपी पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। 2013 में मैं दिल्ली में आया था और उस टाइम मैं बचपन से ही ना थोड़ा सा इंटरनेट का काफ़ी रुचि रखता था, उसमें शायरी पढ़ना या फिर ब्लॉग लिखना, ठीक है। जो छोटे टाइम से मेरा काफ़ी हॉबी था। तो उस टाइम मैं इंटरनेट पे ही ऐसा देखा था कि ऑनलाइन भी कुछ अर्निंग होती है। उसके बाद मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का एक प्रोग्राम किया। उसके साथ साथ मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे सीखा और अपने आप को डेवलप किया। तो धीरे धीरे जब इस चीज़ में घिरे रहते थे तो इसी निश में, इसी इंडस्ट्री में हम आए, आप लोगों से मिले, कम्युनिटी बनाई, इवेंट्स वगैरह में मिले, तो अपने आप को एक पुशअप मिला मेरे को। तो ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी। एक छोटे से गांव से बिलोंग होता था, मुझे उस टाइम कुछ नहीं आता था। वहाँ पे हमेशा ये बताया जाता था कि बीटेक करोगे, एमबीए करोगे तभी एक अच्छी लेवल की नौकरी मिल पाएगी, अच्छा सारा चीज़ हो पाएगा। बट जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो लगता, जब मैं कंपनी में काम करता था तो मेरे साथ ही बैठ के जो एमबीए और बीटेक वाले लोग मेरे से साथ में ही काम करते, तो कुछ एक अलग ही लेवल का मतलब वो लगता था मेरे को कि मैंने भी चलो ये कोर्स नहीं किया बट उन लोगों के साथ बैठ के ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो दैट्स पॉइंट। सही बात है। और इसी बीच आपने बीच में कहीं पे आप जॉब भी करते थे उसके बाद। मैं अपने एससीओ में मैंने 4 साल जॉब किया है, ठीक है, ब्रांड कंपनी के साथ, और वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ सीखा है। साथ ही साथ मैं अपना खुद का एक पर्सनल ब्लॉग चलाता था। पूरा दिन भर ऑफिस काम करता था, फिर लेट नाइट अपने ब्लॉग पे काम करता था। इसी चीज़ में घिरा रहता था, लोगों के ब्लॉग्स रीड करता था, यूट्यूब देखता था। इसी सारी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जैसे बहुत सारे लोग टेक पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग हेल्थ पे स्टार्ट करते हैं, तो आपके मन में कैसा है कि मुझे कोटेशन पे स्टार्ट करना है, जबकि इस पे ब्रेनी कोट और बहुत सारी है ना इंग्लिश की वेबसाइट्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रही हैं। जैसे कि मैंने निखिल बताया कि मेरा शुरू से ही इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके साथ साथ मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ पे जो मेरे मैनेजर्स होते थे उनको जो रिक्वायरमेंट होती थी डेली बेसिस पे अपने सोशल हैंडल पे एक कोटेशन पोस्ट करना होता, चाहे वो मंडे मोटिवेशन हो, फेस्टिवल से रिलेटेड हो। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मैं तो खुद कोड बनाता नहीं था, तो ऐसे दूसरे वेबसाइट पे मैं जाता था, ब्रेनी जैसे कोड वेबसाइट पे, वहाँ पे मैं ढूंढता था, ठीक है। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मेरे पास भी कुछ डेटाबेसेस बन गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी इसमें ब्लॉगिंग में हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा इसको आजमाया जाए और यूज़ किया जाए कि अच्छे ट्रैफिक भी है, ठीक
ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ से अपनी एक नया डोमेन लिया, डोमेन के साथ फिर मैंने शुरू कर दिया चीज़ों को। काफ़ी सारे लोग, मेरे मैनेजर मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते थे, वो मेरे को दिन भर पुशअप करते, क्या दिन भर शायरी वायरी लिखता रहता है, क्या सारी चीज़ करता रहता है ये सारे। तो और घर वाले भी बोलते रहते थे, और ठीक है ना, तो क्या शायद इमेजेस बनाता है, कभी भाई कहता था क्या इमेजेस बनाता है, अभी कविता पोएट्स लोगों का कहाँ जमाना है इस टाइम, ठीक है। तो मैं लगा रहता था चीज़ों में, और जैसे जैसे मेरी धीरे धीरे रैंकिंग बढ़ी और ऑडियंस आए, मोनेटाइजेशन हुआ, तो एक नया ही पुशअप मिला। तो ये सारी चीज़ थी सर। तो आप जैसे बेसिकली फोकस करते हैं इवेंट ब्लॉगिंग पे, ठीक है। तो इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या होता है, कितने टाइप की, अगर कुछ टाइप भी होते हैं तो टाइप को भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकें आप। देखिए, इवेंट ब्लॉगिंग जो मनी मेकिंग बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और काफ़ी सारे ब्लॉगर लोग इससे बनाते हैं चीज़ों से, ठीक है ना। तो एक तो होता है डेली बेसिस पे इवेंट्स, एक होता है फेस्टिवल्स इवेंट्स, एक सीजन्स इवेंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीजन्स में आईपीएल आ गया, या फिर बिग बॉस आ गया, ये फीफा वर्ल्ड कप है, ये काफ़ी बड़े लेवल्स की इवेंट्स है। तो इसके लिए एक सेपरेट वेबसाइट बना के उसको टारगेट करके लोग इवेंट्स करते हैं, राइट। एक होता है डेली बेसिस पे इवेंट, डेली बेसिस में जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट हो गया, तो इस तरीके की काफ़ी सारे जो डेली बेसिस से चाहिए, बर्थडे विशेस हो गया, इस तरीके की डेली बेसिस इवेंट चला सकते थे। उसके बाद आपका फेस्टिवल्स इवेंट्स हो गया, किसी दिवाली या होली या फिर न्यू ईयर के फेस्टिवल्स को हम टारगेट करके बनाते थे। मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा कि इस एजुकेशन वाले इवेंट ब्लॉगिंग में लोग क्या करते थे कि एक दिवाली एक 1 वीक का इवेंट है, तो उसके लिए वो सेपरेट एक डोमेन बनाते थे, उस पर बहुत सारे आर्टिकल लिखते थे, इतना मेहनत करते थे, और वो नेक्स्ट ईयर वो डोमेन फिर ख़त्म हो जाता था, राइट। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं जो भी काम करूं, भले इस साल मुझे रैंक ना मिले, बट अगले साल मुझे एक अच्छा लेवल पे रैंक मिले, और एक लॉन्ग टर्म चीज़ें रहे मेरे साथ। तो ऐसे मैंने इवेंट शुरू किया, एक ही वेबसाइट के साथ मैं अलग अलग वेबसाइट को टारगेट नहीं करता हूँ, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ स्टार्ट किया इवेंट ब्लॉगिंग में। तो आपका क्वेश्चन जो था वो किस तरीके से लोग करते हैं, और इस आई होप मैंने सारी चीज़ आपको बता पाया इस, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन है इसके अंदर से ही तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आती है कि अगर कोई एज ए बिगिनर है जिसको ब्लॉगिंग के बारे में बतानी है, तो उसके लिए कितनी कंफर्टेबल है, कितनी उसके लिए सही है इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करना, इस पे अगर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे तो ऑडियंस जान पाएगी कि एज ए बिगिनर लोग जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग क्या होता है, कैसे वेबसाइट रैंक होती है टॉप लेवल पे, तो उनको इवेंट ब्लॉगिंग के साथ शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी एक छोटा सा इवेंट हो, जैसे मदर डे है या फादर डे है, एक दिन का इवेंट्स है, आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रैंडमली सी एक वेबसाइट बनाओ, fathersday.com, इस तरीके की कुछ उस पर आप टारगेट करो, अच्छे से कीवर्ड को टारगेट करो, लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करो, उस पर आपको ना सारी चीज़ समझ में आएगी, किस तरीके से कैटेगरीज बनते हैं, आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो आप एक प्रैक्टिस के लिए, एक इंटर्न के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको एक इवेंट ब्लॉगिंग से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए। उसमें या तो आप बहुत ज़्यादा फेलियर होंगे या बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे, इन दोनों ऑप्शंस में से आपको मिलेगा। अगर आप फेलियर होंगे तो नेक्स्ट आप सीखेंगे, अगर आप सक्सेस हो जाए तो उसको और आप दूसरे इवेंट्स के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिगिनर के लिए ये बेस्ट तरीका है, राइट। वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मेन वेबसाइट नहीं है तो कुछ भी नए एज ए बिगिनर, कुछ भी अगर हमको कुछ नई स्ट्रेटेजी उस पे इम्प्लीमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं। ये बिगिनर लोग पहले ही आके सर एफिलिएट में ढुक जाते हैं, फनल में घुस जाते हैं, ठीक है। घुसना अच्छी बात है, बट आपका जो प्रैक्टिस लेवल है ना, वो एक इवेंट ब्लॉगिंग ही ऐसा एक चीज़ है जो आपको सही रास्ता बता पाएगा, ठीक है। तो जब इवेंट ब्लॉगिंग मान लीजिए किसी बिगनर को स्टार्ट करना है ना, ठीक है, बिगनर लेवल पे बंदा स्टार्ट कर सकता है, तो ये तो चीज़ कंफर्म हो गई, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, बेसिक्स, उसके बारे में बताइए। बेसिक लेवल में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो जो भी इवेंट्स आप कर रहे हैं, ठीक है, या कोर्स का, विश का, ग्रीटिंग का, जो भी है, तो आपके डोमेन में वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी
इफ़ेक्ट डालता है आपके वेबसाइट पे, मतलब आपके डोमेन को रैंक करने के लिए, जो TLD की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन, ठीक है। तो वो होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। सेकंड आपका एक होस्टिंग होना चाहिए, और मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस के साथ आइए। काफ़ी सारे लोग ब्लॉग स्पोर्ट के साथ शुरू करते हैं, बट वर्डप्रेस जो है उसमें काफ़ी सारे कस्टमाइज का आपको ऑप्शन मिलता है, प्लगइन मिलते हैं, SEO करने में हेल्प होता है। तो बहुत सारे ओपन सोर्सेज है जिससे आप अपने वेबसाइट को शुरू कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी होस्टिंग लीजिए। इवेंट ब्लॉगिंग में एक अच्छा होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो कभी कभार होता है कि आपकी वेबसाइट में काफ़ी अच्छे ट्रैफिक आ जाते हैं और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाता है, मेरे साथ भी ये हुआ है, राइट। तो वैसा नहीं करना है। हम इतने अच्छे से मेहनत करके 3-4 महीने लगा के ब्लॉग बनाते हैं, रैंक करते हैं, और फिर अगर मेन टाइम में अगर वो डाउन हो जाए तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो होस्टिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए इवेंट ब्लॉगिंग में। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। आप जिस भी इवेंट पे करते हैं उसके लिए अच्छे से जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे, वो Ahref के जो टूल्स है उसको मैं रिकमेंड करता हूँ। वहाँ जाके आप फाइनल कर सकते हैं, कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस बैकलिंकिंग का ऑन पेज एस पेज, उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, तो ये बेसिक चीज़ें होंगी। होस्टिंग हो गया, डोमेन हो गया, एक अपन प्लेटफॉर्म चूज़ करें तो वर्डप्रेस, आपने बताया कि वर्डप्रेस पे काम करना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा इवेंट अभी सही रहेगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाह रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मुझे अभी दिवाली पे काम करना है फॉर एग्जांपल। तो दिवाली के इवेंट के लिए मुझे कितने टाइम पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा? उसके लिए मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, या फिर मैं 1 महीने पहले या 15 दिन पहले भी लगा के काम करूँ तो रैंक कर जाऊंगा, ऐसा कुछ होता है? देखो आज के टाइम में ना जो कॉम्पिटिशन्स लेवल काफ़ी हाई हो गया है। जो चीज़ 2015-16 में चलता था वो आज के टाइम में नहीं चलता था। वहाँ पे लोग 1 महीने पहले ही इवेंट शुरू कर देते थे और वो अच्छे से हो जाता था सारी चीज़ें। बट कंपटीशन लेवल इतना हाई है, गूगल न्यूज़ वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर करता है रैंकिंग में। तो मेरा जो मानना है एटलीस्ट 3 महीने पहले से 90 डेज 100 डेज पहले से आपको एक इवेंट के बारे में प्लानिंग करके शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो एक अच्छा रिजल्ट आपको फिर उस टाइप का मिल पाता है सर। और आर्टिकल्स बहुत अच्छे से बनाने चाहिए, उसके इमेजेस हो, फिर आर्टिकल्स में टेबल वाइज कंटेंट को गूगल बहुत प्रेफर करता है। पॉइंट वाइज आर्टिकल्स अगर आप बना सकते हैं, ठीक है, कोट लगा सकते हैं, ठीक है, इंट्रालिंकिंग, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। एक छोटी छोटी चीज़ें जो है, आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, स्क्रिप्ट वगैरह ज़्यादा होना नहीं चाहिए। पहले से ही आप वेबसाइट आपका रैंक नहीं हुआ, आपने पूरा एडवर्टाइजमेंट भर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट डालता है रैंकिंग में, है ना। और अब ये चीज़ें तो देखिए, है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई हैं ना। इसके अलावा मैं जैसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कौन कौन से इवेंट्स कवर किए हैं जिनमें आपको मतलब अच्छा रेस्पॉन्स मिला? तो इससे क्या होगा कि, या फिर आप पॉसिबल इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि उनको अगर कोई बंदा करे तो उससे सक्सेस मिलने में थोड़ी सी इजी रहेगा। कई इवेंट्स होते हैं ना जिन पे कंपटीशन कम रहता है और अच्छा रेवेन्यू वो थोड़ा सा जनरेट इनिशियल लेवल पे, थोड़ा सा अगर 200-300 या $500 भी एक दिन का कर दें तो थोड़ा सा इनिशियल मोटिवेशन मिल जाता है बिगिनर को। तो कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बताइए हमें। बेसिकली जो फेस्टिवल्स इवेंट्स हैं वो तो पूरे ईयर में जो आता है वो मैंने सारे कवर किए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं जो इवेंट आजकल जो कवर कर रहा हूँ ना, वो है डेली बेसिस के इवेंट्स। डेली बेसिस के इवेंट्स कहीं ना कभी नेशनल डे, कोई भी नेशनल डे होता है, कोई भी इंटरनेशनल डे होता है, राइट। पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके के इवेंट को मैं अपने वेबसाइट में आजकल टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो उसमें एक कंपटीशन लेवल कम है, राइट। जैसे इंटरनेशनल लेबर डे है, 1 मई को रहता है, राइट। तो इस पे बहुत से कंपटीशन लोग कम होता है। इस पे एक इवेंट के लिए लोग इवेंट्स नहीं करते, वाली न्यूज़ वेबसाइट कुछ आर्टिकल्स अपना डाल देते हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड मैं उनका पूरा हिस्ट्री वगैरह कवर करता हूँ। तो और दिवाली का इवेंट्स हो गया, होली इवेंट्स है, अभी रिसेंटली वैलेंटाइन डे आने वाला है तो इसको भी मैंने कवर किया है, राइट।
तो पूरे वेबसाइट में पूरे इवेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा नहीं कर रहा हूँ और कौन सा कर रहा हूँ, क्योंकि सारा चीज़ कवर हो चुका है। तो आप एक बेसिक आइडिया आपने दे दिया तो उससे चूज कर सकते हैं उससे आप चूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अभी मैं रिसेंटली बर्थडे इवेंट्स पे भी आ रहा हूँ। डेली बेसिस बर्थडे किसी ना किसी फेमस पर्सनैलिटीज़ का होता है, राइट। तो फिर डेथ एनिवर्सरी भी होता है, जयंती होती है, जैसे कल लाला लाजपत राय की जयंती थी, ठीक है। गुरु पूर्णिमा होता है। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप मार्केट में घुसते हो ना तो इतना समुंदर है कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सही कहा आपने, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे ऑडियंस है उससे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होगा। मतलब हमें भी मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी पर्सनली। तो आप कुछ एक थोड़ा सा झलक देखना चाहेंगे कि आपका मतलब योरसेल कोर्स है वो बहुत बढ़िया रैंक करता है, बहुत अच्छे से कीवर्ड्स पे है। बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसा बताएंगे कि भी हाँ यार ये कीवर्ड है और यहाँ पे ये पोजीशन पे ये मतलब भर भर के ट्रैफिक आता है यहाँ से। तो कोई ऐसा कीवर्ड हमें दिखाइए, मतलब हमारी सर ऑडियंस देखना चाहती है। आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए सुंदर पिचाई कोट, जो गूगल के सीईओ है, उनके बारे में सर्च कीजिए। देखिए स्निपेट में मेरी वेबसाइट आ रही होगी। महेंद्र सिंह धोनी सर्च कीजिए, महेंद्र सिंह धोनी कोट्स नंबर 1 पे आ रहा होगा, राइट। एपीजे अब्दुल कलाम थॉट्स कर लीजिए, 3 से 4 नंबर पे वो रैंक कर रहा होगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रैंक हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी मेहनत की आपने। ऐसे कीवर्ड्स को रैंक कराने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होता है और थोड़ा और पेशेंस चाहिए होता है एसईओ के गेम में, राइट। तो आपने दोनों ही चीजें इंक्लूड की हैं, तो उनकी वजह से ये रैंक हो पाया। ठीक है, हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मान लीजिए मैं बिगनर हूँ, ठीक है, और मुझे इवेंट ब्लॉगिंग, मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो मेरे पास उतना नहीं है स्टार्टिंग में, है ना। खाली मैं डोमेन ले सकता हूँ और होस्टिंग भी अगर मैं नहीं लेना चाह रहा अभी, है ना, ठीक है। तो क्या मैं ब्लॉग स्पॉट पे स्टार्ट कर सकता हूँ? ब्लॉग स्पॉट पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट, जो ट्रैफिक, जो रैंकिंग आपको वर्डप्रेस देगा ना, वो आपको ब्लॉग स्पॉट आज के टाइम में इस 2022 में वो नहीं दे पाएगा। मतलब जैसे आप पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सके कि ये चीज़ काफ़ी, मतलब ये डिफरेंस रहता है, एडवांटेज रहता है वर्डप्रेस का। कुछ 2 या 3 पॉइंट्स अगर आप हमें बता सके तो क्या ऑडियंस कन्विंस हो जाए कि देखिए वर्डप्रेस में सबसे अच्छा तो जो एसईओ का जो प्लगइन है, जो रैंक मैथ है या फिर योहोस्ट प्लगइन है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहता है, राइट। उसके साथ साथ वर्डप्रेस का जो सीएमएस है वो काफ़ी लाइट वेट सीएमएस रहता है, और उसमें आपको आर्टिकल को पोस्ट करने में, रिसाइज करने में जो कितने सारे टूल्स होते हैं, मुझे एक बटन बनाना है, ठीक है, या फिर एक कोड का सिंबल देना है, ठीक है, तो काफ़ी ऐसे प्लगइन है जिससे वो सारी चीज़ अच्छे से कस्टमाइज हो सकता है, राइट। हम अपने परमालिंक को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बना सकते हैं, बट वो उसमें क्या हो, व्लॉगस्पॉट में वो कहीं ना कहीं अपना डेट छोड़ देता है वो लिंक में, राइट। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, ठीक है ना। वर्डप्रेस में काफ़ी ऐसे थीम हैं जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली होना भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है, राइट। एएमपी को हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के साइट्स में। आई होप, मुझे कोई आइडिया नहीं है ब्लॉगस्पॉट में होता है या नहीं होता है एएमपी का, बट वर्डप्रेस में हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस वर्डप्रेस के साथ ही रहा है, तो इसलिए मैं वर्डप्रेस को ही रिकमेंड करता हूँ लोगों को, ठीक है, और ये ही सारा चीज़ है। तो दोस्तों मतलब ये मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने ब्लॉग स्पॉट पे भी स्टार्टिंग में काम किया था, और वर्डप्रेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का आपको कंट्रोल मिलता है अपनी वेबसाइट पे, और कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो आप इजीली कर पाते हैं वहाँ पे। स्टार्टिंग में आपके पास अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ज़्यादा, मतलब कई वेबसाइट्स हैं
कई होस्टिंग्स हैं जो मंथली भी प्रोवाइड करवाती हैं कि आप मंथली पे करके भी आप वहाँ से होस्टिंग ले सकते मैं बताना चाहूँगा कि जो क्लाउड वेज है, वैसे मैं डिजिटल ओशन यूज़ करता हूँ, तो क्लाउड बेस जो आपको बिलिंग करता है वो मंथली बेसिस पे बिलिंग करता है, राइट। 300 या 400 रुपये $10 का जो प्लान है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं आप। 700 रुपये तक आपका जाता है, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक साथ आपको 4-5 हज़ार रुपये नहीं डालना पड़ेगा, राइट। तो और एक क्लाउड बेस में बना के आप 2-3 वेबसाइट भी अपना होस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग होस्टिंग आपको नहीं लेना पड़ेगा, तो बहुत आसान है वो चीज़ें करना। तो क्लाउड बेस के साथ डिजिटल ओशन इट्स बेस्ट परफेक्ट। देखा हमने, जैसे 200-300 रुपये आप मंथली के करके, आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं है। 200-300 रुपये आप में आप पे कीजिए मंथली, और जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है तो आप ईयरली प्लान पे भी जा सकते हैं, या फिर ट्रैफिक बढ़ता है तो एक अपर प्लान पे भी आप इजीली जा पाएंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि अपन को 100 डेज पहले से इवेंट ब्लॉगिंग का स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आप ब्रीफ में बता सकें हमें कि डोमेन लेने से लेकर इसकी बैकलिंकिंग के स्ट्रेटजी अपन को कैसे बनानी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी स्ट्रेटजी बताओ, खाली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे प्लान आउट करें, डोमेन लेने से लेकर उसके बैकलिंक बनाने तक, कि जो पूरी प्रोसेस है इसे लोगों को बताता हूँ कि आपको बैकलिंक एटलीस्ट जब आपने अपना डोमेन, एक फ्रेश डोमेन स्टार्ट करने के बाद आपको 2 महीने तक तो वेट करना ही चाहिए। उसके आपने मान लीजिए 20 पोस्ट डाल दिया, वेबसाइट ऑन पेज एसईओ काफ़ी अच्छे से हो गया, 50 डेज के बाद आपको एक बैकलिंक का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, ताकि गूगल को भी आपकी वेबसाइट एक नेचुरल वे पे लगे। आप पहले दिन ही डोमेन खरीदे, बैकलिंक बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो गूगल कहीं ना कहीं से उसको आइडेंटिफाइड करता है और आप वो समझ जाएगा कि ये बैकलिंक बनाता है और अपना लिंक मतलब मेरे सर्च इंजन को वो ऑप्टिमाइज वो कर रहा है, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहा है, राइट। 4 बैकलिंक आप बना लीजिए शुरू में। जैसे हायर अथॉरिटी की वेबसाइट है, जैसे फेसबुक के पेज में आप अपना लिंक लगा दीजिए। प्रवेश, मैं आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आपको, है ना। मैं एक्चुअल में मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे डोमेन अपन ने 100 डे पहले अपन ने डोमेन ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद में जब अपन उसका साइट अपन ने डाल लिया, अब उसमें कंटेंट कैसे अपन डालेंगे, फिर उसके कितने दिन बाद में अपन को बैकलिंक वो करना है, तो ये मैं पूरा प्रोसेस आपसे पूछ रहा हूँ कि डोमेन लेने के बाद में जो उसमें कंटेंट डालते हैं, कंटेंट डालने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, उस पर बैकलिंकिंग क्या स्ट्रेटेजी होती है, कितने दिन बाद बनाना चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब इंटरप्ट किया मैंने आपको, सॉरी उसके लिए, लेकिन वो भी आ रहा था एक्चुअली कि जब भी आप अपना वेबसाइट शुरू करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह डालते हैं, आर्टिकल्स वगैरह डालने के बाद आपका डोमेन की अथॉरिटी मतलब 20 तक पहुंचाने तक आपका एक अच्छे लेवल का रैंक आपको मिलता है गूगल के सर्च इंजन में, राइट। एक सेकेंड, या तो आपको जो बैकलिंक्स बनानी चाहिए वो आपको कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करना चाहिए। आपके जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी गूगल में रैंक कर रहे हैं EHREF टूल्स की मदद से, उसको आप फाइंड कर सकते हैं उन्होंने किस बेसिस पे प्रोफाइलिंग लिंकिंग की है, कमेंटिंग बैकलिंक की है, ठीक है। तो उनको फॉलो करके उनकी स्ट्रेटजी को अपना के आप अपने आप को बेसिकली इस चीज़ में कर सकते हैं। और इसमें ना नीश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर कोई टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है और आपका जो नीश है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो एजुकेशन में हेल्थ का लिंक आप नहीं लगा सकते, ठीक है। पोर्नोग्राफी लिंक से बचें, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट होती है, उन पे अपना लिंक ना जाने दें, ठीक है। अगर जा भी रहा है तो डिसबाउ आप कर सकते हैं। तो लिंकिंग का प्रोसेस ये रहता है। उसके साथ साथ गेस्ट पोस्टिंग हम कर सकते हैं, ब्लॉगर लोगों को आउटरीच करके, ठीक है। सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ फॉरम बैकलिंक्स बना सकते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में edu और .gov की बैकलिंक्स बहुत काम आती है, अच्छे से उनको प्रेफर देता है, क्योंकि जो इवेंट ब्लॉगिंग ही है वो एक एजुकेशन नीश है। अगर हम edu की वेबसाइट में एक लिंक बनाए तो एक अच्छा सा लिंक जूस मिलता है। तो इस तरीके से फाइंड करके आप इस कैटेगरीज में लिंक बनाने चाहिए। आपके पूरे वेबसाइट की जो लिंक है वो 60% डू फॉलो रखिए, 40% नो फॉलो रखिए, 100% डू फॉलो मत रखिए, 100% नो फॉलो मत रखिए। वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करता है। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हुए लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए और करना चाहिए।
और इसके अलावा जो कंटेंट स्ट्रेटजी है, कंटेंट आप क्या कंटेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं अपने इवेंट ब्लॉग के लिए? ऐसे एक नया ब्लॉग आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कंटेंट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि एक दिन में कितनी पोस्ट करना है मुझे, ठीक है, और क्या टाइमिंग रखनी है, क्या आप टाइमिंग को भी मतलब वैल्यू देते हैं कि इस टाइम पे पब्लिश लाइव जाना चाहिए? तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे प्रकाश डालिए। फॉर एग्जाम्पल से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू ईयर का हम एक इवेंट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं नए वेबसाइट के साथ, राइट। तो मेरा जो प्लान है वो काफ़ी बड़े लेवल के इवेंट है, ग्लोबली लेवल के इवेंट्स हैं। तो मेरी जो प्लानिंग है, मान लीजिए मुझे 3 मंथ्स में मुझे ये रैंक करना है, तो एक स्ट्रेटजी ये होती है कि मुझे 1000 आर्टिकल्स बनाने हैं। इसके लिए 100 आर्टिकल्स बनाने हैं, मेरी प्लानिंग है, ठीक है। उसके लिए मेरे जो 10 कीवर्ड है, जो मेरे हाई लेवल के कीवर्ड्स हैं, जैसे न्यू ईयर विशेष एक मेरा आर्टिकल है, न्यू ईयर कोट्स मेरा एक दूसरा आर्टिकल है, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स मेरा तीसरा आर्टिकल है, ठीक है। ये मैंने 10 ऐसे मेन आर्टिकल्स बनाए। उसके बाद इसके सपोर्टेड में इस 10 के साथ और 10 सपोर्टेड आर्टिकल बनाए हमने, जैसे न्यू ईयर विशेष फॉर फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी एक आर्टिकल बनाया, वहां पर भी मैंने 10 कोटेशन डाला और इसको मेरे मेन पेज के साथ एक लिंकिंग कर दिया। तो ये भी इंटरनल लिंकिंग भी एक तरीके की बैकलिंक है, राइट। इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो इस तरीके से मैंने लिंकअप कर दिया इन सारी चीज़ों को। उनका जो टाइटल है वो और उनका जो परमालिंक है, वो परमालिंक को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, छोटा बनाना चाहिए अपने कीवर्ड को टारगेट करते हुए। उसके बाद हम जैसे ही कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका जो भी पैराग्राफ होता है वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्कूल में ऐसे राइटिंग लिख के चले आए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। यूज़र इंगेजिंग मतलब बनाना चाहिए। मैं 3 या 4 लाइन से पैराग्राफ ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, राइट। मेरे जो मेन एक कीवर्ड है उसको मैंने थोड़ा सा फोकस कर लिया। ज़बरदस्ती कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहिए, राइट। एक हायर अथॉरिटी वेबसाइट जैसे विकिपीडिया हो या बीबीसी हो या पिंटरेस्ट हो, मीडियम हो, इनको एक लिंक दे दीजिए, या फिर उनसे रिलेटेड कोई .edu या .government को की कोई वेबसाइट अगर आ रही है तो उनको एक आउटबाउंड लिंक दे दीजिए फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद आपका कोटेशन स्टार्ट होता है। कोटेशन स्टार्ट होने से पहले 2 लाइन ऊपर डाल दीजिए कि ये इस तरीके की कोटेशंस है, आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी अपने कीवर्ड को अपने डाल दिया। H2 टैग में मैंने कीवर्ड्स को डाल दिया, ठीक है। अब मैं एक इमेजेस 10 कोट्स डाला मैंने, 10 कोट्स के बीच में मैंने एक इमेज रख लिया, राइट। तो ऐसे मैं 50 कोट्स अगर पूरे आर्टिकल्स में डाल रहा हूँ तो 5 या 10 इमेजेस मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, जिसमें कीवर्ड टारगेट है। और इमेजेस का नाम इमेजेस में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी न्यू ईयर विशेष इमेजेस, हैप्पी न्यू ईयर विशेष फोटो, हैप्पी न्यू ईयर विशेष वॉलपेपर, हैप्पी न्यू ईयर विशेष पिक्स, हैप्पी न्यू ईयर विशेष पिक्चर। इमेजेस का नाम इमेजेस के उससे ही रखो, जैसे फोटो, पिक्स, पिक्चर, इस तरीके से रखोगे तो कीवर्ड भी टारगेट हो गया और गूगल को भी समझ में आएगा कि ये इस तरीके की इमेजेस है। कोई सर्च करेगा कि हैप्पी न्यू ईयर विशेष पोस्टर ही सर्च करेगा ना, कोई सर्च इमेजेस में जा रहा है तो हैप्पी न्यू ईयर विशेष वॉलपेपर ही सर्च करेगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरा इमेजेस वहां पे टारगेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन पे फिर हम 200 या 250 वर्ड का एक बॉटम लाइन बनाते हैं, ठीक है। ओके। अगर पूरे वेबसाइट में मैं 6 या 7 लिंक यूज़ कर रहा हूँ तो 2 लिंक मेरे आउटबाउंड लिंक होते हैं और 4 लिंक मेरे इनबाउंड लिंक होते हैं, राइट। तो ये सारी पूरी प्लान आउट होती है। उसके बाद योरोस्ट का एसईओ का जो पैनल है, वहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स को अच्छे से रखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन रखते हैं, फोकस कीवर्ड को यूज़ करते हैं, देन पोस्ट को एक डेट पे पब्लिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे योरसेल्फ कोर्स की वेबसाइट में डेली बेसिस 3 आर्टिकल पब्लिश होता है, तो मैंने अपना एक टाइम शेड्यूल बना लिया है कि 1 बजे एक आर्टिकल पब्लिश होगा, 8 बजे एक आर्टिकल पब्लिश होगा, 16 बजे एक आर्टिकल पब्लिश होगा, समझ रहे हो। तो ये ऑटोमेटिकली पब्लिश होता रहता है ये चीज़,
तो टाइम शेड्यूल भी मैटर करता है। गूगल में एक सिग्नल जाता है कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कंसिस्टेंसी से एक टाइमली एक आर्टिकल्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है, पिछले 6 महीने 1 साल से कर रहा है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर गेन हो जाता है वहाँ पे। गूगल का क्रॉलर आसानी से आता है, आपको 10-15 मिनट में इंडेक्स करके ले जाता है। अब कंटेंट बैकलिंक हम बना रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम बाद, मतलब अगर मान लीजिए हम न्यू ईयर का इवेंट आप वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो कितने टाइम बाद में आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं वो दिखने लग जाते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और अब उसके बाद में फिर आप रैंकिंग के लिए उनको, जैसे तीसरे या चौथे पेज पे, तो उनको रैंकिंग के लिए क्या आप स्ट्रेटेजी रखते हैं? यहाँ पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विद इन 1 मंथ में ही दिखना स्टार्ट हो जाता है कि आपका रैंकिंग पे ये आ रहा है। बट जो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स है, मतलब छोटे कीवर्ड्स है जो 3 या 4 लाइन के कीवर्ड्स होते हैं, उसको आने में टाइम लगता है सर। उसको मेन ना, उसके बाद आता है आपका डोमेन की अथॉरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहले के टाइम में अथॉरिटी उतना मैटर नहीं करता था इवेंट ब्लॉगिंग के लिए, बट न्यूज़ वेबसाइट के आने से, न्यूज़ वेबसाइट भी सारी चीज़ कवर करते हैं, तो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अथॉरिटी के लिए आपको अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स आपको बनाने पड़ते हैं, चाहे वो पेड लो या फिर हायर अथॉरिटी से लो। इस तरीके से अथॉरिटी जैसे जैसे गेन होती है, वैसे वैसे आपका जो कीवर्ड है एक नेक्स्ट लेवल पे आना शुरू हो जाता है, ऊपर आना चालू हो जाता है वो। उसके बाद सोशल सिग्नल्स भी इंपॉर्टेंस होता है। आप इनको सोशल सिग्नल्स दे सकते हो, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी एक सिग्नल मिलता है। उसके साथ एक बहुत पावरफुल जो सोशल मीडिया है वो है पिंटरेस्ट। वहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स को शेयर करो, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग करके बोर्ड बना सकते हो। बोर्ड में आप अपने इमेजेस को डालो, डेली बेसिस पे वहाँ पे शेयर करना चालू कर दो, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोगों का होता है कि इवेंट आने वाला है, फॉर एग्जांपल, है ना, मतलब 15 दिन ही बचे हैं, ठीक है, और होता क्या है कि आपका जो मेन कीवर्ड है ना, जिससे आपका ट्रैफिक आएगा, वो 2nd या 3rd पोजीशन पे है ना, या फिर फर्स्ट पेज पे वो 9th या 10th पोजीशन पे है। तो उसको अप करने के लिए, उसके रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ हैक्स बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? हैक्स यहाँ पे इवेंट ब्लॉगिंग पे एक छोटा सा ही हैक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। PBN को नहीं करता और मैं कभी प्रेफर नहीं किया, तो PBN में नहीं करता हूँ। मैं एक यूज़ करता हूँ 301 रिडायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2020 में किसी ने इवेंट चलाया, न्यू ईयर करके कुछ डोमेन बनाया और उसने वो डोमेन को छोड़ दिया, ठीक है, तो एज ए स्मार्ट तरीके से हम एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करते हैं और उसी नीच से रिलेटेड ढूंढते हैं, ठीक है, तो फिर उसके साथ उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिडायरेक्शन अपने मेन जिसको रैंक करवाना है उस पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई ऐसे जो ब्लॉगर कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो अगर 1 वीक या 2 वीक्स के लिए आपको एक एंकर दे दे अपने विजिट्स में, राइट्स, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। विजिट्स में एक लिंक ले सकते हैं, तो पूरा लिंक जूस आप उसका इधर आप पास हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्लान आउट होती है और पहले के टाइम में बहुत अच्छा काम करता था ये चीज़ें, बट आज के टाइम में नहीं करता है चीज़ें, किसी किसी के लिए कर जाता है। हर SEO ब्लॉगर लोगों की प्लान आउट डिफरेंट्स होती है, ठीक है। जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तभी जाके आपको रियल चीज़ें पता चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ वही सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो काफ़ी सारे प्लान आउट होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ है, प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा चीज़ डिपेंड करता है। अब न्यूज़ वेबसाइट कैसे रैंक करता है, इतना तुरंत ऊपर कैसे आ जाता है, मैंने केस स्टडी मैंने किया है, कैसे क्या करते हैं वो लोग। तो न्यूज़ वेबसाइट की ना ऐसे, फॉर एग्जांपल NDTV है, तो NDTV के काफ़ी ऐसे सब डोमेन्स होती हैं, ऐसे काफ़ी सारे सब डोमेन्स होते हैं उनके, जैसे sport.ndtv.com, food.ndtv.com, इनको काफ़ी सारे सब डोमेन्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके सब डोमेन के विजिट्स में अपने आप को लिंकअप करते हैं, राइट। या तो उनके पास CMS में उनके पास कुछ टूल्स होगा, राइट, उनकी भी अथॉरिटी ज़्यादा है और ख़ुद की भी अथॉरिटी ज़्यादा है, तो ठीक है, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया को बीट करने के लिए वो चीज़ प्रोसेस अपनाते हैं, राइट।
उसके साथ साथ स्टोरी करके वो आता है उनका गूगल में भी, स्टोरी पे शेयर करते हैं तो वो सारी चीज़ भी आ जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ये सब चीज़ होती है। बहुत सही चीज़ बताई आपने यहाँ पे। ये 301 रिडायरेक्ट, अगर डोमेन अच्छा है तो काफ़ी बार इसका फ़र्क पड़ता है और काफ़ी अच्छा फ़र्क देखने को मिलता है कि जंप करके काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जंप करके और ऊपर आ जाता है कीवर्ड। लिंक लिया था फॉर्ब्स की वेबसाइट से 301 का, तो विद इन 10 डेज में ही मुझे रिजल्ट देखना शुरू हो गया। और जर्नल कीवर्ड्स था, तो ऐसा था वो चीज़। इवेंट ब्लॉग बनाते टाइम पे कौन से मिस्टेक्स हैं, कौन से ऐसे सिली मिस्टेक्स या फिर प्रो लेवल की मिस्टेक्स जो एक बंदे को नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में बताइए हमें थोड़ा सा। मिस्टेक में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आपको कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहिए। स्पैमिंग बैकलिंक्स आपको नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, पोर्नोग्राफी जैसे वेबसाइट होते हैं, ठीक है, इनसे आपको बैकलिंक्स बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। गूगल को एक अच्छा सिग्नल देना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो इमेजेस गूगल से ही कॉपी करके खुद की वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं, तो कोटेशन नीश में जो प्लगज़म है वो 20-30% चल जाता है, बट 100% कोटेशन कोड्स कॉपी मत कीजिए। मेरे खुद राइटर है, टीम है जो खुद बैठ के लिखते हैं, हम लोग जो विश करते हैं लोगों को या फिर कोड्स बनाते हैं, ठीक है, वो खुद ही बनाते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं और क्या बताऊँ, इमेजेस का नेम आपको सही करना चाहिए। इमेजेस गूगल से आपने डाउनलोड कर दिया, उसका नाम abcd.com है, वही आपने अपलोड कर दिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर टाइटल बना रहे हैं, ठीक है, आप जो भी कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं, तो देख लीजिए आप जो टाइटल बना रहे हैं कि आपके फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में सेम टाइटल से रिलेटेड ही कि कोई आर्टिकल ऑलरेडी रैंक कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप उस टाइटल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दीजिए। अगर वो बेस्ट लिख रहा है तो आप टॉप लिख दीजिए। वो अगर फॉर फ्रेंड्स कर रहा है तो आप उसको फॉर लव वंस कर दीजिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आप चीज़ों को देंगे तो वो नेचुरल भी लगेगा और गूगल भी उसको इम्प्रूव देगा। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है आपको नहीं करना चाहिए। और होस्टिंग का आपने बता ही दिया कि होस्टिंग अपनी सही आपकी होस्टिंग्स बहुत फास्ट होनी चाहिए। वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्लगिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एड्स आप गूगल ने तो अभी हेडर पे ही ऑप्शन दे दिया, आप हेडर पे ऐड कोड लगा दो, मैं आपके वेबसाइट में खुद ब खुद ऐड दिखाना चालू कर दूंगा। तो ऐड को ज़्यादा पुशअप मत कि वो स्क्रिप्ट ज़्यादा डालोगे तो पेज लोड स्लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इवेंट ब्लॉगिंग मैं भी बहुत टाइम से सुन रहा हूँ ना, तो मेरे मन में हमेशा ये आता था कि यार ब्लॉग, एक बंदा ने इवेंट ब्लॉग कर लिया, फिर उस ब्लॉग वो मतलब ऐसे ही पढ़ा आता था। तो कोई बंदा इवेंट ब्लॉगिंग कर लेता है, फॉर एग्जांपल उसने न्यू ईयर का इवेंट कर लिया, फिर उस ब्लॉग का इवेंट ओवर होने के बाद में क्या यूज़ किया जा सकता है? अच्छा, मतलब मान लीजिए न्यू ईयर 2020.com जो डोमेन है, हाँ जी, राइट, तो या तो 2020 में भी चले, या तो आप दूसरा ब्लॉग बनाइए, उस पर आप जितना भी काम किए हैं उस पर अपना जो बैकलिंक है वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप अगर इसके जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, इनको गूगल से सारे को डी इंडेक्स कर दीजिए गूगल से, ठीक है। फिर अगर आप कोई नया इवेंट शुरू कर सकते हैं तो इसके आर्टिकल्स को आप रीयूज करके दूसरा ब्लॉग सेटअप बना के थोड़ा बहुत चेंजेस करके चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो यही एक तरीका बचता है यहाँ पे। अच्छा, और डोमेन में अगर ईयर का नाम नहीं रखें तो फिर और भी यूजफुल हो सकता है ये लगता है। फिर उस डोमेन को आप एग्जिट मत कीजिए, बंद मत होने दीजिए, उसको चलाते रहिए, ठीक है। तो उससे अथॉरिटी भी गेन होती रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें, उसको अगर फर्दर लेके जाना हो हमें तो कोटेशन और इस टाइप का ब्लॉग उस पे स्टार्ट किया जा सकता है। बिल्कुल उस नीश से रिलेटेड स्टार्ट किया जा सकता है ना सर। अगर आपके डोमेन में ही नेम है, न्यू ईयर नाम है, ठीक है, अब आप उसमें हेल्थ के आर्टिकल या फूड के आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हो तो वो मैच नहीं होता है ना। तो सिमिलर चीजें थोड़ा मैच होना बहुत जरूरी है। लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग
मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत टाइम से था, मतलब सालों से ही था कि एक बंदा इवेंट कर लेता है, फिर ओवर हो जाने के बाद वो वेस्ट हो जाता है। बेस्ट हो जाता है, और हम स्मार्ट ब्लॉगर उसको खरीद के फिर रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि लॉन्ग टर्म काम किया जाए। अभी जो काम कर रहे हैं ना उसका मतलब आपको जब तक भी आप लॉगिन करोगे या फिर उसको रन करोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। राइट। ठीक है, चीज़ों को हमको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे फिर $200-250 कमा के फिर एग्जिट हो जाओगे, फिर क्या किया आपने, है ना। मजा नहीं आता। जी राइट। आपकी मेहनत के 3-4 महीने के आप अदर नीश में भी स्टार्ट करके आप से भी सही पैसा निकाल सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं ब्लॉग। आपने सारी चीजें कर ली, ब्लॉग सेटअप हो गया, रन कर रहा है, उसमें ट्रैफिक भी आने लग गया इवेंट से पहले। अब ब्लॉग को मोनेटाइज करने के हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। ओके, तो मोनेटाइज का सबसे फर्स्ट ऑप्शन है गूगल एडसेंस, जो सब लोग जानते हैं। ठीक है, गूगल एडसेंस से आप मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका स्पॉन्सर जो पोस्ट होते हैं, ठीक है, वो ले सकते हो आप। ठीक है, किसी भी ब्रांड को अगर आपके साथ कोलैब करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे नीश से रिलेटेड एक स्पॉन्सर आया है कि मुझे अपना कॉफ़ी को प्रमोट करना है, राइट। तो मैंने बोला कि कुछ कॉफ़ी के कोट्स लिख के आप सेंड कर दो, एक आर्टिकल्स बना दो, तो मेरे कोट्स भी हो जाएंगे और आपकी कॉफ़ी का प्रोडक्ट भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिमिलर चीज़ों को ले सकते हैं, राइट। तो इससे रिलेवेंसी भी बनी रहती है, तो गूगल फिर नाराज भी नहीं होता है। ठीक है, ये एक मोनेटाइजेशन के ऑप्शन हो गया। सेकंड मोनेटाइजेशन के ऑप्शन है जब आपके पास मिलियंस ऑफ अच्छे ट्रैफिक्स होते हैं, तो आपके पास ब्रांड्स आती हैं। ठीक है, ब्रांड्स आके बोलते हैं कि मुझे एक बैनर ऐड करना है। ठीक है, तो वो बैनर्स के एड्स देते हैं। ठीक है, तो वो बैनर्स ऐड हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे गूगल का ऐड चल रहा है, वहाँ पे फिक्स्ड बैनर ऐड हो गया। ठीक है, वो कर सकते हैं। मेरा एक मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन है पुश नोटिफिकेशन का। पुश नोटिफिकेशंस में वो नोटिफिकेशन को कलेक्ट करता है और मेरे जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स है उनके पास एक मेल सेंड करता है जिसमें भी वो कमीशन 50% की कमीशन मुझे देता है, 50% की कमीशन वो रखता है अगर कोई प्रोडक्ट सेल होता है। तो पुश नोटिफिकेशंस का भी मोनेटाइज का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो एक पॉइंट मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस के लिए। हाँ, बिल्कुल यही पॉइंट मैं भूल रहा था। जैसे न्यू ईयर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो न्यू ईयर में मैं बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट्स फॉर मैन फॉर पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम गिफ्ट्स के आर्टिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, पोस्टर के आर्टिकल्स बना सकते हैं, टी शर्ट्स पे कोट्स वगैरह लिखे होते हैं। तो वो सारी चीज़ ऑर्गेनिक करके हम अपने वेबसाइट को मोनेटाइज एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हैं। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं, राइट, ये सारी चीज़ कर सकते हैं आप। इवेंट ब्लॉगिंग का क्या फ्यूचर मान के चलते हैं आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? इवेंट ब्लॉगिंग का जो फ्यूचर है मेरे लिए तो काफ़ी ब्राइट रही है अब तक राइट। और इवेंट ब्लॉगिंग का फ्यूचर है क्योंकि इवेंट ब्लॉगिंग काफ़ी सारे कैटेगरीज में है। अगर आप समझते हो कि इवेंट ब्लॉगिंग केवल दिवाली, न्यू ईयर या फिर क्रिसमस पे ही रह गई है, तो अगर आप सोचते हो तो आप गलत हो। ठीक है, इस पे ही इवेंट्स नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो आप कवर कर सकते हो अपने ब्लॉग से, अपने हुनर को वहाँ पे दिखा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। ठीक है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के इवेंट्स के साथ जाते हो तो आपको एफर्ट बहुत अच्छे लेवल पे करनी होगी, चाहे वो कंटेंट पे हो, बैकलिंक्स पे हो। ठीक है, एफर्ट बहुत अच्छे से करनी होगी, बट चीज़ों का विजन लॉन्ग टर्म लेके चलो तो लॉन्ग टर्म पे आपको भले ही 6 महीना 1 साल मेहनत करने को रहेगा, बट आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ही अपनी बात बोल रहा हूँ कि मैंने 2016 में एक न्यू ईयर विशेष का एक आर्टिकल लिखा था और वो पिछले 5 साल से रैंक कर रहा है, समझ रहे हो। तो आपको उस लेवल पे काम करना है, वो लॉन्ग टर्म हर साल काम करे वो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपने काफ़ी कुछ अपने डोमेन से लेकर कंटेंट स्ट्रेटेजी, प्लेटफॉर्म क्या सही रहता है, बैकलिंकिंग कैसे आपको करनी चाहिए, और
इससे आसपास भी जो क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे आपको अपने आर्टिकल को स्ट्रक्चर करना है, वो भी पवित्र ने बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको। तो लास्ट में जो हमारा सबसे बड़ा और पर्सनल क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों अभी टाइम आ चुका है एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछने का। वैसे तो बोला जाता है कि मतलब लड़की से उसकी एज और बंदे से कोई सैलरीड से उसकी सैलरी और जो ब्लॉगर होता है उससे उसकी इनकम और उसका नीश नहीं पूछा जाता है। लेकिन अब हमने पवित्र जी को अब उनका इंटरव्यू कर ही रहे हैं, तो मतलब ये क्वेश्चन तो बनता है भाई। तो पवित्र जी बताइए कि आप कितना छापते हैं इससे मंथली आप? सर देखिए, सबसे पहले आप अर्निंग सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं अर्निंग भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बट सबसे पहले मैंने जितनी भी लर्निंग के बारे में पूरी वीडियोस में बताई ना, उसको सबसे पहले ध्यान रखना। वो सारी चीज़ अगर आप करते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आप इस फिगर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे मैं अभी 6 फिगर तक इनकम कर लेता हूँ। मेरे जो भी पर्सनल चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग चीज़ों में, कंसल्टिंग सर्विसेज है, फिर योरसेल्फ कोर्स के साथ साथ मैंने ऐसे 10 और कोटेशंस के वेबसाइट बना लिया है। योरसेल्फ थोड़ा हाईलाइट है, उससे मुझे पर्सनल ब्रांड मिलती है, लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी काम है, और कुछ स्टूडेंट्स को मैं आजकल कोच भी कर रहा हूँ, एसईओ को सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन से बात करने का यही फ़ायदा होता है कि मतलब एक बुक पढ़ ली आपने पूरी, उसके बराबर आपको नॉलेज मिल जाती है। तो पवित्र जी, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो जब भी लाइव जाएगा तो इस पे आप इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आपका है अगर दिमाग में, तो वो आप पूछ सकते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा पवित्र से वो टाइम निकाल के उन सभी के आंसर करें आपको, तो जिससे आपको भी इवेंट ब्लॉग स्टार्ट करने में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निखिल्स वाइब है चैनल का नाम। वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और पवित्र कुछ अगर अनाउंसमेंट करना चाहते हैं वीडियो के एंड में तो ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे। निखिल, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे मुझे फीचर किया, बुलाया, इतना सारा एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया, और आपसे भी मैंने काफ़ी सारा चीज़ सीखा है, और चीज़ों को आपके जो माई क्विक आइडियाज़ ब्लॉग है उससे भी काफ़ी सारा चीज़ मैंने सीखा है और अपने आप को इम्प्लीमेंट किया है। तो साथ ही साथ मैं जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं पवित्र कुमार 2022 में एक एसईओ का एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, जो है पवित्र के SEO.com करके वेबसाइट है। इस पर मैं जो भी प्रैक्टिकल लेवल पे जो एसईओ है, जो अगर सीखना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोग चीज़ों को, वीडियो को देखते हैं या इंस्टीट्यूट से जो भी लर्न करते हैं, बट चीज़ों को जो एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो पवित्र के एसईओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को सिखाता है। 4 महीने का प्रोग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपने ब्लॉग को लेके, एक नेक्स्ट लेवल पे रैंक करना चाहते हैं, हिडन जानकारी जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे करके देखेंगे, सीखेंगे, बस यही चीज़ है। तो और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है पवित्र के एसईओ, उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपने एसईओ से रिलेटेड रील्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियोस दे रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। बस यही बताना था। बिल्कुल, और जो भी प्रोफाइल लिंक है और वेबसाइट और इनकी सोशल मीडिया लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू के साथ, कोई नए पर्सनालिटी के साथ में। तो अभी के लिए शुभ रात्रि। जब भी आप शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।